हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था व्यक्तिगत भिन्नता, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, यानी कि उसके बहुत से कारण हैं। इसके प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारण संभव है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। पहला है वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता व्यक्तिगत भिन्नता का पहला कारण है। रूसो, पियर्सन और गॉल्टन इसका समर्थन करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण जो है उनका वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम से ही बच्चे में गुण एवं अवगुण दोनों प्राप्त होते हैं। सामान्यतः यह देखने में आता है कि सदाचार वाले लोगों की संतानें जो होती है वो सदाचारी होती है, और दुराचारी लोगों की जो संतानें होती हैं वह दुराचारी होती है। आप लोगों ने भी हालांकि ये चीज देखा होगा, और 90% केसेस में ये चीज सही भी है। फिर है वातावरण। तो वातावरण व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण जो एक कारक है वो वातावरण भी है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा जिस तरह के वातावरण में पलता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान के अनुसार बेसिकली आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि जुड़वा बच्चों में से यदि कोई एक जो है वो साधारण विद्यालय में पढ़े और दूसरे को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाया जाए तो दोनों की शैक्षिक योग्यताओं में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। यह प्रभाव किसका है? वातावरण का प्रभाव है। फिर देखिए, जनजाति, प्रजाति एवं देश। विभिन्न जनजातियों के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। उनके रहन सहन में, खान पान में, वेशभूषा इत्यादि में क्या होता है? अंतर होता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके आसपास का वातावरण का जो प्रभाव होता है वह बालक पर पड़ता है। एग्जाम्पल में लिखा है उत्तर प्रदेश की बुक्सा या जौनसारी जनजाति और मेघालय की गारो या खासी जनजातियों पर हर स्तर पर अंतर होता है। यानी कि दो स्टेट है और दोनों स्टेट में क्या है, वहाँ की जो जनजाति है, उन दोनों की जो जनजाति है वहाँ पर उनके एनवायरनमेंट का असर पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनजातियों को मैदानी इलाकों के अनुसार जीवन यापन करने में कुशलता होती है, वहीं मेघालय की जो जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन करने में सिद्ध होती है। यानी कि दोनों तो जनजाति ही है, लेकिन वहाँ जो वातावरण है उस हिसाब से क्या हो गई है, वो उसके अनुसार ढल गई है। फिर है उम्र एवं मानसिक विकास। देखिए, लिखा है जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उनका मानसिक विकास भी उसी अनुपात में होता है। इसी क्रम में उसका शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास भी होता है। यही कारण है कि हमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में अंतर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बुद्धि के कारण भी बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। परिपक्वता। परिपक्वता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चा स्वयं को कार्य करने में सक्षम पाता है। परिपक्वता ही सीखने का आधार है। बच्चा जन्म के समय परिपक्व नहीं होता, समय के साथ साथ वह धीरे धीरे परिपक्व यानी मैच्योर होता है। परिपक्वता की शुरुआत किशोरावस्था में होती है। कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपेक्षाकृत धीरे मैच्योर होते हैं। फिर देखिए लिंग भेद। लिंग भेद के कारण लड़के और लड़कियों की शारीरिक संरचना एवं वैचारिक पृष्ठभूमि, कार्य पद्धति आदि में स्पष्ट अंतर होता है। प्रायः बच्चे एवं बालिकाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बालिकाओं की तुलना में क्या होते हैं? अधिक शक्तिशाली होते हैं, ऐसा माना जाता है, और शारीरिक रूप से ऐसा है भी। फिर देखिए, जबकि बालिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्नेहमयी, कोमल एवं स्वभाव की एवं लज्जाशील होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये बालिकाओं का मूलभूत स्वभाव है कि वह स्नेहमयी होती है, कोमल स्वभाव की होती है और थोड़ी लज्जाशील होती है। लड़के जनरली शाय नहीं होते हैं। अब देखिए भिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां। पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली। अमेरिका में इसके खोजकर्ता किलपैट्रिक थे। प्रोजेक्ट प्रणाली के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? किलपैट्रिक। इसे नोट डाउन करेंगे। देखिए, आप लोगों का नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं क्लास के साथ साथ, और मान लीजिए आप लोग बहुत पीछे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को कितनी बार देखेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी आपको याद नहीं होगा। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं, मान लीजिए 30 मिनट्स की आपकी क्लास है, आपको 10 मिनट लगेगा नोट्स बनाने में, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 40 मिनट्स तक क्लास जाएगी। लेकिन वापस से फिर अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो आप फिर से आपका 30 मिनट जाएगा। इसलिए एक बार नोट्स बना के रख लेंगे तो आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा। मैं बार बार सेम बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका जो हो सके, आपको क्लास का पूरा लाभ हो सके।
देखिए किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में ही संपन्न होता है। फिर देखिए लिखा है इस पद्धति में विद्यार्थी अपनी पसंद के हिसाब से योजना चुनता है, जैसे कोई नाटक प्रस्तुत करना, पौधे लगाना इत्यादि। यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट बनाना वाले जो कार्य है वो क्या होता है, करके सीखो। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं जिसमें विद्यार्थी क्या होते हैं कि अपने जो बोलते हैं बेसिकली अपने कलात्मक प्रदर्शन को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और यह स्वयं करते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि कभी चार्ट पेपर में एक ड्राइंग बनाने के लिए मिल गया किसी प्रोजेक्ट में, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कलर अरेंज करते हैं, ड्राइंग चूज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसको बनाते हैं और फिर क्लास में पेश करते हैं। तो कहीं न कहीं इससे क्या हो रहा है, उनका मानसिक विकास हो रहा है। अब देखिए डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली की जो शुरुआत है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने की थी। इस प्रणाली में विद्यार्थी को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने को दिया जाता है, यानी वह कार्य जिसमें उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसे टाइम टेबल के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता। इसमें विद्यार्थी की इच्छा अनुसार पूरे दिन में एक ही विषय पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय से संबंध एक प्रयोगशाला बनाई जाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी से एक तय सीमा में कार्य को पूरा करवाना है। पूरे वर्ष के कार्य को विद्यार्थी महीनों, सप्ताहों व दिनों के हिसाब से बांट सकता है। इस प्रक्रिया में अध्यापक सिर्फ एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद देखिए इकाई या विनेटिका प्रणाली। तो विनेटिका प्रणाली क्या है, इस प्रणाली के जो जनक है डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न है। कार्लटन वॉशबर्न, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से पेपर पेन लेकर। इस प्रणाली में भी बच्चे को कार्य करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो विनेटिका प्रणाली है, विनेटिका मेथड है, उसमें भी बच्चे को कार्य करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को कई छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं। विद्यार्थी एक इकाई का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद दूसरी इकाई का अध्ययन करते हैं। इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं ही अपना परीक्षण करते हैं। इस दौरान शिक्षक जो है वो केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इस प्रक्रिया में हर बच्चा उत्तीर्ण होता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए पृथक रूप से ग्रेड दिया जाता है। इस पद्धति में यह आवश्यक है कि जो विद्यार्थी है वो ईमानदार हो। अब देखिए अगला है डेक्रोली प्रणाली। इस प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, ओविड डेक्रोली हैं, डॉक्टर ओविड डेक्रोली। वह बेल्जियम के प्रोफेसर थे। इनके अनुसार विद्यार्थी को बचपन से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस पद्धति में विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता स्तर के हिसाब से बांट दिया जाता है। फिर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अध्ययन करने को दिया जाता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। इस प्रणाली में विद्यालय प्राकृतिक वातावरण से भरपूर होता है जिसमें बच्चों को उदार शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 20 से 25 होती है। देखिए डेक्रोली प्रणाली में अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है और इसमें बेसिकली जो होता है ना, डेक्रोली प्रणाली में विद्यार्थियों में सामूहिक भावना, यानी किसी ग्रुप में कार्य करने की जो भावना होती है उसे सामूहिक भावना कहते हैं, उसका विकास किया जाता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। तो यह पद्धति एक प्रकार से डाल्टन प्रणाली और विनेटिका प्रणाली का ही मिला-जुला रूप है। इसमें विद्यार्थियों को सप्ताह, महीनों या वर्ष भर का कार्य एक साथ दे देते हैं। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो विद्यार्थियों को एक सप्ताह या महीने या वर्ष भर का कार्य क्या करेंगे, एक साथ ही दे देंगे और इस कार्य को करने के लिए समय की भी कोई पाबंदी नहीं होती है। इसमें पाठ्यक्रम को छोटे-छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वह कार्य अपनी सुविधा अनुसार पूरा करने की पूरी छूट होती है। चाहे तो वह अपने कार्य को समय से पहले पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश वह कार्य पूरा नहीं हो पाता तो उसे अगले वर्ष भी पूरा कर सकता है। कार्य पूरा होने पर विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी होती है। अतः वह असफल होता है तो शिक्षक द्वारा इसका कारण जानने का जो है प्रयास किया जाता है और तब जाके शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी की हेल्प करता है कि इसके पीछे के जो कारण थे उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब देखिए क्रिया योजना, एक्टिविटी मेथड। तो क्रिया योजना मूलतः कोई क्रिया योजना न होकर शिक्षण प्रक्रिया का एक पक्ष मात्र है। अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता चाहता है। जब तक कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न अध्यापक से नहीं पूछता, अध्यापक को संतुष्टि नहीं होती। इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थियों की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। यह पद्धति यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुकूल ही जो क्रिया है वह सौंपी जाए। इस विधि के उपयोग करने से संबंध में सोइनचेन बताते हैं कि
क्रिया योजना विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय में शिक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु बच्चों द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। फिर देखिए अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यह विधि एक प्रकार से विनेटिका प्रणाली का ही एक रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, उसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन भी किया जाता है। इसमें से ये इकाइयां प्रोग्राम कहलाती है। विद्यार्थी एक एक करके प्रोग्राम क्या करता है, पूरे करता है, और एक प्रोग्राम मान लीजिए पूरा हो गया तो उसके पश्चात ही क्या मिलेगा, उसे दूसरा प्रोग्राम मिलेगा। जो विद्यार्थी पहली बार में प्रोग्राम नहीं सीख पाता, शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें अपनी सुझाव देते हैं, राय देते हैं, और जो सीख जाता है उसे क्या दिया जाता है, प्रबलन दिया जाता है। विद्यार्थियों को तय सीमा अवधि जो होती है, तय समय अवधि में ही अपने सभी प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है। अब देखिए किंडरगार्टन प्रणाली, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाई के दृष्टिकोण से। इस पद्धति के जन्मदाता जो है वो फ्रोबेल है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है, बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का क्या अर्थ है, बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक क्या होते हैं, एक माली होते हैं, और बच्चा बेसिकली एक पौधा होता है। उनका कहना है कि बच्चे क्या होते हैं, एक अविकसित पौधे होते हैं जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में पनपते हैं। इस प्रणाली में बच्चे को पुस्तकों को बोझ तले नहीं दबाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने और बोलने घूमने दिया जाना चाहिए। अब देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली, यह छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध एक प्रणाली है। इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। किसने की थी, नोट डाउन कर लेंगे। यह विधि मंदबुद्धि बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए यहाँ लिखा है यह विधि जो है किसके लिए है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए है। इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखिए ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या होती है, तो इस विधि के जनक जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का अर्थ है मैंने खोज लिया। तो क्या अर्थ होता है, मैंने खोज लिया। इस पद्धति में बच्चे विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वयं अध्ययन करते हैं, और इसके लिए बच्चे, शिक्षक, निरीक्षक, विभिन्न यंत्रों, पुस्तकों की मदद भी लेते हैं। इस विधि से विशेषतः ज्ञान में अर्जन में क्या होता है, लाभ मिलता है। इस विधि से बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में सकारात्मक वृद्धि होती है। यानी बच्चे का जो जिज्ञासा होता है उसको शांत करने के लिए वो स्वयं ही कई चीजें फाइंड करते हैं। यह विधि बच्चे को सक्रिय बनाए रखने में सहायक होती है। इस पद्धति के विषय में नन ने कहा है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बच्चे को मौलिक अन्वेषण की स्थिति में रखना है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक खेल प्रणाली है। अब देखिए बेसिक शिक्षा प्रणाली यानी बेसिक एजुकेशन सिस्टम। इस पद्धति के जो जनक है बेसिक एजुकेशन सिस्टम के, वो गांधी जी हैं। इस प्रणाली में बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यह पद्धति हस्तकला पर आधारित है। इस पद्धति में शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा रखने पर जोर दिया गया। और याद रखिएगा कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता था, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट शिक्षा होती थी वो दी जाती थी। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियों, प्रशासनिक नीतियों इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। फिर देखिए व्यक्तिगत कारक यानी पर्सनल फैक्टर्स। शिक्षक के व्यक्तिगत कारक में निम्नलिखित दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला हो जाएगा पारिवारिक परिस्थितियां यानी फैमिली सर्क्यूमस्टेंसेस। पारिवारिक परिस्थितियां भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के बदले क्या होता है, कम वेतन मिलता है, और ऊपर से उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ना हो, तो उसे हर वक्त अपने घर की चिंता रहेगी, जिस कारण उसका शिक्षण कार्य जो होगा वो प्रभावित होने लगेगा और कक्षा में उसका मन नहीं लगेगा। तो यह क्या करते हैं, जो बेसिकली पारिवारिक परिस्थितियां होती है वह क्या करती है, वह बेसिकली शिक्षक के शिक्षण को प्रभावित करती है। अब देखिए बौद्धिक कारक इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। तो बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान शक्ति।
यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि क्रियाओं या व्यवहारों के माध्यम से हो पाता है। यदि शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा तो शिक्षण कार्य में प्रभावशीलता नहीं आ सकेगी और कक्षा में शिक्षक का जो प्रदर्शन होगा वो औसत से भी नीचे गिर जाएगा। इस वजह से जो शिक्षक है उसमें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बौद्धिक स्तर पर उनका श्रेष्ठ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है वस्तुतः प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति जो होती है वो प्रखर होती है। अगर उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता तो वो शिक्षक की शिक्षण कला पर संदेह करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षक को मान लीजिए कि उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, और जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ बच्चे क्लास में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो लोगों ने शिक्षक से क्वेश्चन पूछा और शिक्षक क्या किए कि उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शिक्षक की शिक्षण कला पर जो बच्चे हैं वो क्या करने लगेंगे, संदेह करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे और अपने माता पिता से भी इस बात की चर्चा करेंगे, जिस कारण शिक्षक को ग्लानि महसूस होती है। इसलिए शिक्षक का बौद्धिक उच्च स्तर और उसके शिक्षण में विविधता का समावेश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षण का जो शिक्षक है उसका बौद्धिक स्तर उच्च होगा तो शिक्षण सामान्यतः प्रभावी एवं कौशलपूर्ण होगा, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। ये लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों में कठिन सवालों को हल करने में क्या होगा, आसानी होगी और बेसिकली उनको क्या मिलेगा, संतोषजनक उत्तर मिलेगा। फिर है आधुनिक परिवेश के अनुरूप विद्यार्थियों को उदाहरण द्वारा सवालों के हल को बताना। फिर है कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आसान तरीके से सवालों का हल बताना। फिर है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। इसके इतने सारे लाभ हो सकते हैं। फिर है शिक्षण विधि में आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन को बढ़ावा देना एवं शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों में आसान से कठिन की ओर तथा कठिन से आसान की ओर समस्याओं को हल करने में बेसिकली उसकी मेथड को विकसित करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।